मेरा नाम सुधीर है। मैं कुछ सालों पहले कतार में नौकरी करने के लिए गया था। मैं वहाँ पर फैक्ट्री में नौकर करता था और मुझे वहाँ पर एक नेपाली लड़की मिल गई। वो मुझे पसंद आ गई थी और इसलिए मैंने उससे शादी कर ली थी। लेकिन उस लड़की की फैमिली नेपाल में ही रहती थी। मेरी शादी के 5 महीने बाद ही फैक्ट्री में एक हादसा होने की वजह से मेरा एक हाथ कट गया। मेरा हाथ कट जाने की वजह से मैं लाचार हो गया था। यह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। इससे पहले मैं अच्छे पैसे भी कमाता था। गुजरात में अपनी फैमिली को भी पैसे भेजा करता था। लेकिन अब मेरा एक हाथ नहीं था और मेरी एक टांग में फ्रैक्चर भी हो गया था, जिसमें मैं चल तो पाता था लेकिन मुझे चलने में बहुत दिक्कत आती थी और मैं लाचार हो गया था। अब जबकि मेरी शादी हो गई थी और मेरा कोई ऐसा सहारा नहीं था जो मुझे कमा कर दे सकता हो, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना था। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे एक आइडिया दिया था कि मैं मिठाई बनाती हूँ और आप हमारे घर में ही जो ये छोटी सी बैठक बनी हुई है वहीं पर बनाई हुई मिठाई बेच दिया करो। मुझे अपनी पत्नी का आइडिया काफ़ी पसंद आया और इसलिए मैंने अपने घर की बैठक में मिठाई बेचना शुरू कर दी। मेरी पत्नी सारा दिन घर में रहती और बैठक में बैठकर मिठाई बेच करती थी। मुझे काम शुरू किए हुए लगभग एक हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरी सारी मिठाई रखी की रखी रह जाती थी। मेरा एक जानने वाला था जो मिठाई बनाने का सामान मार्केट से लाकर मेरी पत्नी को देकर चला जाता था। मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि शुद्ध मिठाई बनाया करो, मिठाई में कभी मिलावट मत करना, क्योंकि मैं बहुत ईमानदार इंसान था और सारे काम ईमानदारी से करता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मिठाई से लोगों को कोई नुकसान पहुँचे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, पहले ही मुझ पर इतना बड़ा हादसा गुजर चुका है और इसलिए मैं अब कोई भी बेईमानी नहीं करना चाहता और शुद्ध मिठाई बेचूंगा, जिससे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि मिठाई खाने से उनकी घंटे में सारी मिठाई बेच दी। यह देखकर मैं बहुत हैरान होता था, क्योंकि जब मैं दुकान पर बैठता था तो कोई भी ग्राहक दुकान पर मिठाई खरीदने नहीं आता था। अब रोज़ मेरी पत्नी ही दुकान पर बैठती और 2 घंटे में सारी मिठाई बेच देती थी। एक दिन रात जानने के लिए मैं साड़ी पहनकर औरत बनकर मिठाई लेने अपनी दुकान पर पहुंच गया और मिठाई का डिब्बा खोलते ही देखा कि इस डब्बे के अंदर 2 किलो में फिटकरी मौजूद थे। मेरे दोस्त भी वहीं पर मौजूद था और मेरा दोस्त फिटकरी को देखकर हैरान रहेगा, जबकि मैं फिटकरी को देखकर हैरान नहीं हुआ था, क्योंकि फिटकरी तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम यह क्या चीज़ उठाकर लाए हो, तुम ऐसे मेरे घर से लेकर जाओ वरना यहाँ पर पुलिस आ जाएगी। मैंने कहा, यह तो फिटकरी है, फिटकरी होने से किसी के घर में पुलिस कैसे आ सकती है। मेरा दोस्त कहने लगा, तुम पागल हो गए, तुम्हें नहीं पता यह कोई मामूली फिटकरी नहीं है, यह एक ऐसी फिटकरी है जिससे औरतें नशा करती हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हारी पत्नी दुकान में बैठकर गलत काम कर रही है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी पत्नी गैर कानूनी काम कर रही है। अभी तक पुलिस को इस बारे में नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी यह चीज़ अपनी दुकान पर बेचती है। अगर पता चल गया ना तो पुलिस तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को गिरफ्तार कर लेगी और इतनी लंबी सज़ा होगी कि तुम कभी जेल से रिहा नहीं हो सकोगे। यह सुनकर तो मैं घबरा सा गया था और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि मैं बहुत ईमानदार आदमी था। मैं कभी बेईमानी वाले काम नहीं करता था। तो फिर यह मेरी पत्नी क्या कर रही थी, लेकिन मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी पत्नी के पास यह फिटकरी कहाँ से आई थी। फिर मेरा दिमाग में काम किया और मैं समझ गया कि हर महीने जो मेरी साली मेरे घर आती थी और वह जो गट्टा लेकर आती थी, शायद उस गट्टे के अंदर यह फिटकरी होती है और उस दिन भी उस गट्टे के अंदर रानी फिटकरी होगी। यह चीज़ वहाँ नेपाल से लेकर आई थी। मेरा दोस्त ने बताया कि यह फिटकरी यहाँ पर कहीं नहीं मिलती, यह सिर्फ दूसरे शहरों में पाई जाती है, क्योंकि कतार में फिटकरी बैन है और कहीं भी फिटकरी का व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि यह मामला फिटकरी का नहीं है, यह एक ऐसी फिटकरी है
जिसको पानी में मिलाकर पीने से नशा किया जाता है। मेरे दोस्त ने बताया कि इस फिटकरी की एक खास बात यह भी है कि जो भी औरत इस फिटकरी को पानी में मिलाकर पीती है उसे कभी प्रेगनेंसी नहीं रहती। इसलिए इस फिटकरी का ऐसी औरतें सेवन करती है जिन्हें बच्चा नहीं चाहिए। मैंने सोचा तभी तो हमारी दुकान पर ज़्यादातर औरतें भीड़ लगी रहती है। इसका मतलब यह था कि मेरी पत्नी और उसकी बहन यह दोनों मिलकर इस काम को अंजाम दे रही थी। मिठाई के साथ इस तरह की चीज़ बेचना कोई अच्छा काम नहीं था। मैं तो इस फिटकरी को मामूली सी फिटकरी समझ गया, जो कि यह मामूली फिटकरी नहीं थी। लेकिन जब यह पता चला कि यह कोई मामूली फिटकरी नहीं है बल्कि यह नशा करने वाली फिटकरी है, तो यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल पड़ी और अब मुझे कुछ भी करके इस गलत काम को रोकना था। लोग हमारे यहाँ मिठाई लेने के बहाने साथ ही इस चीज़ को खरीदने आते थे। इसका मतलब यह था कि मेरी मिठाई की दुकान पर सारी नशे करने वाली औरतें ही आ रही थी और यह फिर कुछ ऐसी औरतें जिनको प्रेग्नेंट नहीं चाहिए, उनकी वे औरतें यह गलत फिटकरी लेने आई थी। इस फिटकरी के पैसे मेरी पत्नी मुझे नहीं देती थी, शायद अपने पास से संभाल कर रख रही थी, लेकिन मिठाई के पैसे तो वहाँ मुझे रोज़ के रोज़ दिया करती थी। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरे दोस्त कहने लगे, अब तुम्हें कुछ भी करके यह काम बंद करना होगा, क्योंकि अगर धोखे से पुलिस को इस बात की खबर लग गई तो यहाँ की पुलिस तुम्हारे घर को सील कर देगी और तुम दोनों पति पत्नी को जेल में डाल दोगी। अपने दोस्त की बात सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गया था। मेरे दोस्त ने कहा कि यह फिटकरी कतार में बैन है, इसलिए तुम्हारी पत्नी यहाँ फिटकरी ज़्यादा पैसों में बेच रही है। मैंने सोचा कि यह बहुत गैर कानूनी काम है और मैं ठहरा इज्जतदार आदमी, इसलिए मैं इस तरह का गलत काम कभी होने नहीं दे सकता। मैं फ़ौरन ही घर गया और अपनी पत्नी से जाकर सवाल किया कि तुम्हारी बहन हर महीने हमारे घर क्यों आती है और क्या लेकर आती है। मेरा सवाल सुनकर मेरी पत्नी चौंक गई और कहने लगी कि दीदी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाती थी और वहाँ सिर्फ मुझसे मिलने के लिए हर महीने मेरे घर आती है। मेरी पत्नी साफ झूठ बोल रही थी। मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी और कहा कि आज मैंने भेष बदलकर सारी सच्चाई जान ली कि तुम क्या बेचती हो। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी ने सब कुछ एक्सपेक्ट कर लिया और कहने लगी कि मैंने 1-2 दिन दुकान पर बैठकर देख लिया था, कोई कस्टमर नहीं आ रहा था हमारी मिठाई ख़रीदने के लिए, जबकि मैंने मिठाई बनाने में इतनी मेहनत की और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखती थी और चाहती थी लोगों को शुद्ध मिठाई मिले। मैं लोगों को यकीन दिलाया कि हमारी मिठाई शुद्ध मिठाई होती है, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, लेकिन किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं आया और कस्टमर भी हमारी दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए नहीं आया और हमारे भी नुकसान होता जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर एक दिन मैंने सुना कि यहाँ पर फिटकरी बेचना बैन है, क्योंकि यहाँ की फिटकरी में नशा किया जाता था और औरतें फिटकरी का इस्तेमाल प्रेगनेंसी रोकने के लिए भी करते थे। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना नेपाल से फिटकरी मंगा लूँ और यहाँ पर बेचूँ, तो हमें कहीं ज़्यादा पैसे लगेंगे। मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया और इस फिटकरी का नाम बताया, तो मेरी बहन नेपाल से यहाँ फिटकरी लेकर यहाँ आई और यही वजह है यहाँ आ गई और यही वजह है कि दूसरे शहर में फिटकरी सस्ती मिलती है और हमारे शहर में फिटकरी महंगी। इसलिए हर महीने मेरी बहन गट्टे में भरकर फिटकरी लेकर आ जाती थी। मेरी पत्नी कहने लगी कि इसमें कौन सी बुरी बात है, यह फिटकरी यहाँ के लोगों के लिए सोना है और वहाँ लोग हमसे सोने के भाव खरीदते हैं, जबकि हम यहाँ फिटकरी नेपाल में सस्ती पड़ती है। मैंने अपनी पत्नी को डांट लगाई और कहा कि तुम इस गलत चीज़ की तारीफ़ कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह का काम करते हुए। मेरी पत्नी कहने लगी, अगर हमें फिटकरी बेचने में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने पत्नी से कहा, हमारी वजह से लोग नशा कर रहे हैं,
सरकार ने कतार में फिटकरी को इसलिए बैन किया है क्योंकि यहाँ के लोग गलत संगत में जा रहे थे, और यही काम अगर तुम करोगी तो यहाँ के लोग फिर से गलत संगत में जा रहे हैं। तुम्हें पता है कि इस चीज़ का नशा करने से इंसान की मौत भी हो सकती है। सरकार में तुम्हें यह काम हरगिज़ नहीं करने दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अगर मेरे भाग्य में पैसा होता तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन ऐसे गलत तरीके से मुझे पैसा कभी नहीं कमाना। आज के बाद यह काम नहीं करोगी, और अगर तुमने यह काम किया तो मैं तुम्हें खुद पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरी पत्नी यह बात सुनकर मेरी घबरा गई थी। कहने लगी, हमारे घर में तो बहुत सारी फिटकरी मौजूद हैं, अब मैं इसका क्या करूंगी। मैंने कहा, तो सबको आज मैं जला दूंगा। इस फिटकरी के बारे में किसी को पता ना चल सका। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि इस फिटकरी को बेचने की सज़ा सिर्फ जेल है और उसके तो जमानत भी नहीं होगी। मेरी पत्नी बुरी तरह से डर गई थी और उसने वह सारी फिटकड़ी जलाकर राख कर दी थी। मेरी पत्नी ने अपनी बहन से भी फिटकड़ी लाने के लिए मना कर दिया। मेरी टांगों का फ्रैक्चर काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था, इसलिए मैंने वॉचमैन की नौकरी करने के लिए सोचा, क्योंकि मेरी टांगें ठीक हो चुकी थी और मेरा एक हाथ भी ठीक था, इसलिए मैं बैठे बैठे वॉचमैन की नौकरी कर सकता था। और अब मैं एक स्कूल में वॉचमैन हूँ, वहाँ पर मुझे अच्छी सैलरी मिलती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इस फैक्ट्री के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। अगर पता चल जाता तो हम दोनों पति पत्नी को जेल भी हो सकती। लेकिन मेरी पत्नी ने इस बात की कसम खा ली थी कि वह आज के बाद कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगी। अब हम पति पत्नी बहुत खुश थे। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी का काम करने से पहले 1000 बार सोच लेना। हर ईमानदार इंसान गरीब रहना मंजूर करेगा, लेकिन कभी भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहेगा। दोस्तों, मैं आई होगी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।